अग्नि ने एक गहरी सांस ली, फिर और विनम्र होकर बोला, पापा आपसे बस एक ही गुजारिश है। आप उसके परिवार को छोड़कर सिर्फ उस लड़की को परख कर देखिए। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। हमेशा अच्छा परिवार होने का मतलब ये नहीं होता कि उस परिवार के बच्चे भी अच्छे ही होंगे। इसका उदाहरण लीजा है, और ये बात आप सब जानते हैं। फिर भी मैं आप सबसे थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ, ताकि कना अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपनी एक पहचान बना सके। जिस दिन लोग उसे सिर्फ उसके नाम से पहचानेंगे, उस दिन मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा। जिस दिन आज की कना से भविष्य की कना बनने की उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, उस दिन कोई भी उसकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर ताना नहीं मारेगा। और उस दिन आप भी उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करने में किसी के सामने शर्म महसूस नहीं करेंगे। न ही आपके परिवार के सम्मान पर कोई आँच आएगी। जैन बाबू स्तब्ध बैठे थे। अग्नि उनकी ओर बेबस नजरों से देख रहा था, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। इतना सब कुछ तुमने एक लड़की के लिए यूं ही कर दिया? शादी किए बिना भी पुलिस की मदद ली जा सकती थी, लेकिन तुमने उससे शादी की, उसे फ्लैट में रखा, उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हो, और कह रहे हो कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तुम उसका साथ दोगे। क्या ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हो, या उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में कोई लगाव भी है? जैन बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा। अग्नि ने बिना झिझक सीधा जवाब दिया, मैं उससे प्यार करता हूँ। आपके सारे सवालों का यही एक जवाब काफ़ी है। प्लीज मुझसे उसे छोड़ने के लिए मत कहिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही कना भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से किसी एक को छोड़कर जीना मेरे लिए संभव नहीं है। बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। कुछ पल की खामोशी के बाद जैन बाबू ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ। बनर्जी परिवार अपनी योग्य बहू के स्वागत का इंतजार करेगा। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर उन्होंने शांत भाव से खाना शुरू कर दिया। टेबल पर मौजूद बाकी तीन लोग उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैन बाबू इतनी आसानी से मान जाएंगे। अग्नि ने राहत की एक गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक हट गया हो। सुबह के 7 बजे थे। कन्ना एक सलवार पहनकर कंधे पर कॉलेज का बैग टांगे सड़क के किनारे किनारे धीरे धीरे चल रही थी। चलते चलते उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर एक कप चाय और 2 बिस्कुट लिए और खाने लगी। सुबह वह अग्नि के लिए नाश्ता बनाकर ढक कर रखाई थी। खुद ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। वह अग्नि का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए सुबह सुबह ही घर से निकल आई। उसे एक घर जाना था ट्यूशन की तलाश में। उसके बाद झील के किनारे से होते हुए कॉलेज जाएगी। लेकिन अभी अगर कुछ ना खाए तो एक कदम भी आगे बढ़ पाना मुश्किल था। खाना खत्म करने के बाद जब वह पैसे देने लगी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। कन्ना घबरा गई, थोड़ा सहम सी गई, पर पलट कर देखने लगी और सामने खड़े उसे व्यक्ति को देखकर हैरान रह गई। भौं सिकोड़ते हुए कन्ना बोली, इतनी सुबह तू यहाँ क्या कर रही है? ऐना ने बैग से पैसे निकालकर दुकान वाले को देते हुए कहा, और 2 कप दूध वाली चाय देना। कन्ना तुरंत बोल उठी, तू पैसे क्यों दे रही है? मैं दे ही रही थी। और 2 कप किसके लिए? मैं तो अभी अभी पी चुकी हूँ। कन्ना की बात पूरी होते ही ऐना मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है तू अभी पी चुकी है। मेरे साथ 1 कप और पी ले। वैसे भी चाय तेरी फेवरेट है। कन्ना ने तीखी नज़र से उसकी ओर देखते हुए फिर पूछा, वो सब ठीक है, लेकिन ये तो बता, इतनी सुबह तू यहाँ क्या कर रही है? ऐना ने कन्ना की ओर देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, उस दिन तूने जो कुछ कहा था वो सब मैं भूल गई। फिर भी आज ऐसे बाज की तरह क्यों बोल रही है? ऊपर से मैं तुझे चाय भी पिला रही हूँ। कन्ना ने नजरें फेरते हुए हल्की आवाज में कहा, अच्छा अच्छा, समझ गई। ऐना कन्ना के सामने आकर उसके गाल हल्के से दबाते हुए बोली, अभी भी मुझसे नाराज है क्या? सच सच बता, तू मुझे इतना गलत समझती है? सिर्फ अंशु पर भरोसा करती है, मुझ पर नहीं? कन्ना ने नजरें फेरते हुए कहा, छोड़ना ये सब बातें। तेरी कोई ट्यूशन है क्या? ऐना ने जवाब दिया, हाँ थी, लेकिन सर इतनी इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज क्लास नहीं हुई। फिर ऐना ने पूछा, लेकिन तू क्या कर रही है? क्लास शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। कन्ना जवाब देने ही वाली थी कि तभी दुकान वाला उनके सामने गर्मा गर्म चाय के कुल्हड़ रख गया। कन्ना ने चाय उठाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ फिर से ट्यूशन शुरू करूँ।
इसीलिए कुछ लोगों से बात की थी। आज एक घर में बात करने बुलाया है। चाय खत्म करके कुल्हड़ फेंकते हुए ऐना ने कना को गौर से देखा और चिंतित होकर बोली, कना तू ठीक है ना? तू बीमार लग रही है। तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों हुआ है? बहुत सूखी सूखी लग रही है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए हैं। सच बता, सब ठीक है ना? और ये ट्यूशन क्यों? जीजू तो है ना? एक मिनट एक मिनट, तेरे और जीजू के भी सब ठीक है ना? या फिर जो फोटो मैंने तुझे दी थी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम मुझसे कह सकती है। निमिष भर में ही कना की आंखें भर आईं। उसने होठों को कसकर दबाया और दूर सड़क की ओर देखते हुए धीमे स्वर में बोली, सब ठीक है। बीच के कुछ दिनों का मोह खत्म हो गया है। अब हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की सामान्य लय में लौट रहा है। मैं भी ठीक हूँ। नहीं, सिर्फ ठीक कहना गलत होगा। मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐना चौंक कर बोली, ये क्या कह रही है तू? तेरी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? जीजू ने कुछ कहा है क्या? मैं बात करूँ उनसे? कना की पलकें तेजी से झपकने लगी। उसने होठों को नीचे रखा और सिर झुकाकर जमीन पर पैर से हल्के हल्के रगड़ने लगी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अपने अंदर उठते तूफान की एक झलक भी ऐना को दिखाना नहीं चाहती थी। ऐना ने उसे एक नज़र देखा, फिर स्कूटी पर जाकर बैठ गई और बोली, एक अन्ना, आकर बैठ। कहाँ चलना है ये मत पूछ। तुझे तेरी पसंद की जगह ले जा रही हूँ। चुपचाप बैठ जा। कन्ना बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर ऐना के पीछे बैठ गई। कुछ ही देर में स्कूटी जाकर झील के किनारे रुक गई। कन्ना उतरकर अपने उस पसंदीदा बेहद परिचित जगह की ओर बढ़ने लगी। सुबह का समय था, इसलिए चारों ओर एक अजीब सी सुकून भरी ताजगी फैली हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नज़र बाईं ओर एक छोटे से पेड़ पर पड़ी और उसके कदम वहीं ठिठक गए। आंखों के सामने अग्नि का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। बस एक महीने पहले तक हर शाम अग्नि यहीं उसका इंतजार करता था। तब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी जैसे उनके बीच कुछ था। और अब रिश्ता होते हुए भी दोनों के बीच सैकड़ों मील की दूरी आ चुकी थी। समय बदल गया है और समय के साथ साथ जिंदगी में मौजूद लोगों की भूमिकाएं भी बदल गई हैं। जो इंसान कभी मेरे लिए इंतजार करता था, आज भी करता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आज हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंधे होने के बावजूद हमारे बीच कितनी लंबी दूरी है। पास होकर भी जैसे कई 50 वर्ष दूर हो। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं मन के किसी कोने में, जो भीतर ही भीतर चुपचाप चलाती रहती है। फिर भी उन्हें जाहिर करना मना होता है। होठों पर एक मुस्कान सजाकर कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ। कना की तंद्रा तब टूटी जब उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। सोचते सोचते कब उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसे खुद पता ही नहीं चला। उसने जल्दी से चेहरा फेर कर आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लिए। होठों पर एक झूठी मुस्कान सजाकर बात को टालते हुए ऐना की तरफ मुड़कर बोली, मैं यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन सुबह कभी ठीक से आना नहीं हुआ। आज अगर नहीं आती तो शायद इस जगह की ये शांति और सुकून कभी महसूस ही नहीं कर पाती। हाँ, जितना तेज तूफान तेरे सीने के अंदर चल रहा है, उतनी ही शांत यहाँ की फिजा है। सुन कना, ये नकली मुस्कान किसी और को दिखा, जो तेरी आंखों के कोनों में सूखते आंसुओं के निशान नहीं देख पाते, लेकिन मेरे सामने। कब से तूने खुद को इस खोल में छुपाना सीख लिया? मैंने ये तेरे से उम्मीद नहीं की थी। तू कुछ ना भी कहे, तब भी मैं समझ रही हूँ तुझमें कुछ बदल गया है। तू ठीक नहीं है। मुझसे नहीं कहना चाहती तो मत कह, मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगी। लेकिन एक बात याद रख, मेरे लिए अपना कहने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, कना। मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी बहन, मेरी झगड़े वाली पार्टनर, मेरी क्राइम पार्टनर, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी और दर्द की साथी। चाय की बातों से लेकर नदी किनारे की खामोशियों तक, हर याद में तू ही है। मैं तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनना नहीं चाहती, बस तेरे दुख के वक्त तेरे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। हो सकता है मैं तेरे दर्द को बांट ना पाऊँ, लेकिन तू मुझसे कहकर खुद को थोड़ा हल्का तो कर सकती है। तेरे आंसुओं के वक्त जब तूने मुझे हमेशा अपने पास रहने दिया, तो आज अचानक मुझे दूर क्यों कर रही है? क्या मैं अब तेरी दोस्त कहलाने के लायक नहीं रही? आयना ने यह सब एक हल्की सी शिकायत और गहरे अपनापन भरे स्वर में कहा। कना ने ऐना के होठों पर हल्के से हाथ रखकर कहा, ऐसा मत बोल ऐना, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो जैसा मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। गुस्से में मुझे कुछ भी होश नहीं था।
कि क्या बोल रही हूँ। सॉरी ऐना, ऐना ने थोड़ा नखरे से कहा। माफ कर सकती हूँ लेकिन एक शर्त पर। ऐना की बात सुनकर कन्ना उसकी ओर देखती हुई बोली, क्या शर्त? ऐना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शर्त यह है कि अभी तो मुझे एक गाना सुनाएगी। कितने दिनों से तेरी आवाज में गाना नहीं सुना। कन्ना ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, अभी गाना बिल्कुल नहीं। मेरी इस आवाज में सुबह सुबह गाना सुनकर पेड़ों पर बैठे सारे पंछी उड़ जाएंगे। मैं उनकी शांति भंग नहीं करना चाहती। ऐना जिद करते हुए बोली, प्लीज कन्ना, प्लीज प्लीज, वरना तुझे माफ नहीं करूंगी। ये शर्त है, ऑप्शन नहीं। अब बता, तू गाना गाएगी या मैं चली जाऊं? कन्ना ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, अच्छा अच्छा माँ, नाराज मत हो। इस कौवे जैसी आवाज में अगर तुझे इतना ही शौक है गाना सुनने का तो क्या करूं? इतना कहकर कन्ना ने चेहरा घुमाकर उस पेड़ की ओर देखा जहां अब अग्नि आकर नहीं बैठता, जहां अब उसका इंतजार भी नहीं होता। वह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाती हुई उस तरफ चली गई। पेड़ के नीचे जाकर रुक गई और हल्के से उसे छूकर आंखें बंद कर लीं। फिर धीमे भीगे हुए सुर में गुनगुनाने लगी, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। सुर अचानक थम गया। आंखों के कोनों से एक आंसू की बूंद चुपचाप थोड़ी तक आकर गिर पड़ी। कन्ना चौंक उठी। गाते गाते कब उसकी आंखें भीग गईं उसे खुद पता ही नहीं चला। गाने की हर एक पंक्ति जैसे उसकी अपनी कहानी कह गई थी। सीने की बाईं ओर हल्की सी चुभन उठ रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ पर उकेरे हुए अक्षरों पर जाकर ठहर गई। A+K। वह धीरे से आगे बढ़ी और उन अक्षरों पर हाथ फेर दिया। शायद किसी प्रेमी या प्रेमिका ने अपना नाम यहाँ लिखकर अपनी यादों को इस पेड़ में संजो दिया था और संयोग से वही अक्षर उसकी जिंदगी से भी मेल खा गए थे। कना, मैजिक देख! ऐना की तेज आवाज गूंज उठी। कना जैसे एकदम चौंक कर वर्तमान में लौट आई। वह तो उन पुरानी यादों में कहीं खोसी गई थी। ऐना की आवाज ने उसे फिर से होश में ला दिया। अचानक इस सुनसान जगह पर ऐना की चीख सुनकर कना ने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा और बोली, क्या हुआ तुझे? ऐसी चिल्लाने वाली क्या बात हो गई? आसपास तो ना कोई कुत्ता दिख रहा है और ना ही कोई कॉकरोच। ऐना लगभग उछलते हुए कना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना फोन कना की ओर बढ़ाते हुए उत्साह से कहा, बस व्यूज देख। कना ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। एक लड़की पेड़ के सहारे खड़ी दूसरी तरफ मुंह किए हुए गाना गा रही थी। वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर अनायास ही उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और दोबारा फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। अगले पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह ऐना की तरफ देखते हुए बोली, ये ये मेरा ही वीडियो है ना, जो गाना मैंने अभी गाया था? ऐना ने सिर हिलाकर हामी भरी। कना तुरंत घबराकर और थोड़ा गुस्से में बोली, क्या? लेकिन क्यों? ऐना ने उसे बीच में ही रोकते हुए हाथ हिलाकर कहा, अरे दोस्त, ये ऑनलाइन का जमाना है। बिना सीखे बिना प्रैक्टिस किए तू इतनी प्यारी आवाज में गाती है, तो अगर कुछ लोग जान भी जाएं तो उसमें क्या बुरा है? कना का चेहरा उतर गया। वह मायूस आवाज में बोली, है ना, तूने ये ठीक नहीं किया। मैंने सिर्फ तेरी जीत पर गाना गाया था। अब अगर ये पब्लिक सुनेगी तो मुझे गालियां देंगे। तुझे पता है उसमें कितनी गलतियां हैं। अब देखना, बाहर निकलूंगी तो लोग सड़े हुए अंडे फेंकेंगे मुझ पर। इतना कहकर उसने झुंझलाकर कहा, धत, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज भर्रा गई और वह धीरे से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, आंखों में आंसू लिए। कन्ना, तूने तो कमाल कर दिया, ऐना उत्साह में लगभग उछलते हुए बोली। सिर्फ 15 मिनट में 2000 व्यूज और साथ में 20 शेयर। सोच सकती है इतने कम समय में तेरा गाना कितने लोगों तक पहुंच गया। लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब उन्हें सच में तेरा गाना पसंद आया है। ये देख, कितने सारे कमेंट्स भी आ गए हैं। ओह, मुझे तो कितनी खुशी हो रही है। सोच, अगर एक दिन हर घर के साउंड सिस्टम में तेरा गाना बजे, क्या बात होगी। यह सोचकर ही मेरा मन खुशी से नाच रहा है। कन्ना ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस अब तू रुक जा। इतने बड़े बड़े सपने मत देखा कर। फटी चादर ओढ़कर लाखों के सपने नहीं देखने चाहिए, वरना बाद में खुद ही दिल टूटता है। उससे अच्छा है अपनी हैसियत के भीतर रहकर सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आज पहला दिन है इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद यही लोग मेरी गलतियां निकालेंगे, शायद दो चार कटु बातें भी कहेंगे। इस तरह सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज मिल जाने से क्या होगा, जबकि मैं खुद गाने के हर सुर और लय से अभी पूरी तरह परिचित नहीं हूँ। गाना मेरा एक सपना है,
ऐसी बात से उस सपने की नींव को हिला मत। ऐना, कना तू गलत कह रही है, ऐना ने गंभीर स्वर में कहा। सपने हमेशा ऊंचे देखने चाहिए ताकि उन्हें पूरा करने की कोशिश भी हमेशा ऊपर की ओर रहे। आज लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, कल अगर वही लोग तेरी गलतियां बताएंगे तो तुझे उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना होगा। कुछ निंदक और आलोचक जरूर होते हैं, उनके बिना कोई ऊपर नहीं उठ सकता। उनकी कड़वी बातें तुझे और मजबूत बनाएंगी और उनकी छोटी सोच को भी सामने लाएंगी। मैंने तुझसे हमेशा कहा है, अगर तुझे किसी अच्छे इंसान का सही मार्गदर्शन मिलता तो आज तू भी उसी जगह खड़ी होती जहां अंशु है। लेकिन तूने कभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कना ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मैं किसी की जगह लेना नहीं चाहती। समय आने पर मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी, लेकिन मेरे नसीब में शायद इतना कुछ लिखा ही नहीं है। अब तो छोटे छोटे सपने देखने से भी डर लगता है। कभी कभी तो लगता है मर जाऊं, जी कर क्या होगा। लेकिन अगले ही पल ये भी सोचती हूँ, जिस इंसान ने मेरे लिए कई लोगों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, अगर मैं मर गई तो मैं उसे ही हारने पर मजबूर कर दूंगी। मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं खुद को ही खो दूंगी। जिंदगी एक ही बार मिलती है, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। लड़कर ही सही, लेकिन इसे आखिर तक संभाल कर रखूंगी। कना कुछ पल के लिए रुक गई, गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को संभाला। फिर सामान्य होने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा अंशु का क्या हाल है? उसका परसों गाने का फाइनल ऑडिशन था ना, कुछ पता चला? ऐना मुंह खोले कना की तरफ देखती रह गई। तू अंशु की खबर मुझसे पूछ रही है तू? सीरियसली? मैं तो सोच रही थी कि तुझसे पूछूंगी। कना ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। कल उसने फोन किया था, लेकिन बात करने का मन नहीं था, इसलिए उठाया ही नहीं। फिर बाद में याद भी नहीं रहा। तूने याद दिलाया तो ख्याल आया। तुझे कुछ पता है? एना ने कहा, कल कॉलेज में सुना कि वो सिलेक्ट हो गया है। अब उसे सही गाइडेंस भी मिलेगी, लेकिन तू उसे भूल गई। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। कन्ना धीरे से उठकर खड़ी हो गई। छोड़ना ये सब, मैं चलती हूँ। उस घर में मिलकर फिर कॉलेज जाऊंगी। तू भी जल्दी आ जाना। ऐना भी उठते हुए बोली, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है? कन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उल्टी दिशा में जाऊंगी, कोई ऑटो पकड़ लूंगी। तू घर जा और ध्यान से जाना। टाटा। कन्ना अपने रास्ते आगे बढ़ गई। ऐना ने एक गहरी सांस ली और स्कूटी स्टार्ट कर दी। कन्ना के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। सुबह के सिर्फ 10 बज रहे थे, फिर भी धूप की तपिश असहनीय लग रही थी। उफ, कितनी गर्मी है। बड़बड़ाते हुए अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछकर कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह गेट के अंदर कदम रखने वाली थी, पीछे से एक मर्दाना आवाज ने उसे पुकारा, कना। कना के कदम अचानक रुक गए। उसका दिल एक पल को ठहर सा गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने खड़े उस इंसान को देखकर हैरान रह गई। भौहें सिकोड़ते हुए वह बोली, अंकल आप यहाँ? आपकी तबीयत ठीक है ना? जयंत बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, इसी रास्ते से लौट रहा था, अचानक नजर तुम पर पड़ गई, इसलिए बुला लिया। तुमने बुरा तो नहीं माना? कना ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं अंकल, बुरा क्यों मानूंगी, बल्कि अच्छा ही हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आपको बिल्कुल ठीक देखकर अच्छा लगा। आप कहीं जा रहे थे क्या? जयंत बाबू ने सहज स्वर में जवाब दिया, बस ऐसे ही निकल पड़ा था, अब घर ही लौट रहा हूँ। रिटायर होने के बाद तो जैसे घर में ही बंद हो गया हूँ। बाहर निकलो तो गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की भाग दौड़, अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए सुबह के इस खाली समय में थोड़ा टहलने निकल आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा और बोले, लेकिन तुम इतनी सुबह कॉलेज, अभी तो शायद क्लास शुरू भी नहीं हुई होगी। कना हल्की मुस्कान के साथ बोली, एक काम से गई थी, वहीं से सीधे यहाँ आ गई। क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। तब तक थोड़ा इंतजार कर लूंगी। तो चलो वहाँ बैठते हैं, एक कप चाय पीते पीते बातें करेंगे। तुम्हारा भी समय कट जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। जयंत बाबू के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कना ने फोन में समय देखकर कहा, चाय की दुकान नहीं, मैं आपको पास की एक जगह लेकर चलती हूँ, आइए। इतना कहकर कना धीरे धीरे चलने लगी और जयंत बाबू उसके पीछे पीछे चलते गए। करीब 5 मिनट चलने के बाद कना रुक गई। सामने की ओर इशारा करते हुए बोली, मन के दुखों का साथी है ये दीगी। कितने लोगों की खामोश शिकायतों को अपने भीतर समेटे हुए बहती रहती है। कितनी मोहब्बतों की गवाह बनकर
इसके शांत पानी में भी लहरें उठती हैं। आप सुबह यहाँ आकर थोड़ा घूमिए, देखिएगा मन हल्का हो जाएगा। अच्छी है ना ये जगह? कना की नजरें दीघी के पानी पर टिकी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जयंत बाबू कुछ पल उसके उस शांत सुकून भरे चेहरे को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम इस दीघी के पानी से भी ज्यादा चंचल और जीवंत हो। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो यकीनन यहाँ की सुबह और भी खूबसूरत हो जाएगी। कुछ पल की ये खुशी समेट कर लौट जाऊंगा और फिर अगले दिन का इंतजार रहेगा। कना थोड़ी हैरानी से बोली, मेरा साथ? लेकिन मैं तो यहाँ रोज सुबह नहीं आ पाऊंगी। कुछ दिनों बाद मेरी ट्यूशन शुरू हो जाएगी। तब तक मैं आपको साथ दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं आ पाऊंगी। जयंत बाबू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम ट्यूशन भी पढ़ाती हो? पना हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस अभी अभी शुरू किया है। अपनी पढ़ाई का खर्च तो खुद ही उठाना होगा। किसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। जितना हो सके इंसान को खुद ही अपनी मदद करनी चाहिए। जयंत बाबू प्रभावित होकर बोले, वाह, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता थोड़ा दूर सा है। वो मुझसे थोड़ा ज्यादा डरती है, इसलिए हमारे बीच वो सहजता नहीं है। आज एक ही दिन में तुमने मुझे जितनी बातें कर ली, उतनी बातें तो मैं और मेरी बेटी हफ्ते भर में भी नहीं कर पाते। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सख्त बनने की कोशिश में माता पिता और बच्चों के बीच एक दूरी आ जाती है, और फिर वो दूरी इतनी बढ़ जाती है कि उसे पार करके दोबारा करीब आना मुश्किल हो जाता है। फिर ना उनके रोजमर्रा के किस्से सुन पाते हैं, ना ही उनके मन की बातें समझ पाते हैं। डांटना समझाना तो माता पिता ही करेंगे। उनकी डांट के पीछे निस्वार्थ प्यार छुपा होता है। उस वक्त हम उसे गलत समझते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन आखिर में समझ आता है कि उनकी वही सख्त परवरिश ही हमें मजबूत बनाती है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जिंदगी में एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है, जो सड़क पार करते वक्त मेरे नाजुक हाथ को थामे रखे। एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है, जो अचानक गिरने पर मुझे संभाल ले। एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है, जो मेरे टूटने के समय कंधे पर हाथ रखकर मुझे फिर से खड़े होने की हिम्मत दे। एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है, जो मेरे बुरे समय में मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे। कना की आवाज धीमी पड़ गई, आंखों में हल्की नमी उतर आई। जिन बच्चों को ऐसा पिता नहीं मिलता, वो ही समझते हैं कि जिंदगी कितनी कठिन होती है। मेरे जैसे बदनसीबों को तो भगवान ने भी ऐसा कोई अपना नहीं। पापा शब्द सुनते ही मन में वही तस्वीर उभरती है, वो हाथ जिसने हमें साइकिल चलाना सिखाया, लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सीधा खड़ा होना सिखाया, वो इंसान जिसने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को हंसते हंसते त्याग दिया, हमारे मुंह में दो वक्त की रोटी देने के लिए धूप बारिश की परवाह किए बिना दिन भर मेहनत करता रहा। त्योहारों पर हमें नए कपड़े और जूते दिलाने के लिए खुद फटे जूतों में पैबंद लगाकर, पुरानी फीकी पड़ चुकी शर्ट पहनकर मुस्कुराते हुए भीड़ में खो जाने वाला इंसान ही तो पापा होता है। लेकिन ऐसे पिताओं में मेरा पिता कहीं नहीं होता। जयंत बाबू ने कन्ना की ओर देखा तो उसकी आंखों के कोनों में आंसू की नमी चमकती दिखी। उन्होंने धीरे से पूछा, कन्ना तुम रो रही हो? उनकी आवाज सुनकर कन्ना को होश आया। उसे खुद एहसास ही नहीं हुआ था कि बात करते करते कब उसकी आंखें भर आईं। वह तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमाकर जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। पिता की बात करते करते वह जरा ज्यादा ही भावुक हो गई थी। जयंत बाबू ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे पापा नहीं है? या तुमने कहा कि उनमें तुम्हारे पापा नहीं आते, उसका क्या मतलब है? कन्ना ने धीरे से चेहरा उठाकर जयंत बाबू की ओर देखा। पापा, यह शब्द जैसे उसके भीतर कहीं गहराई तक छुप गया। उसकी आंखों के सामने एक एक करके बीते हुए दृश्य तैरने लगे। नशे में लड़खड़ाते हुए घर लौटना, माँ पर हाथ उठाना, उनके सामने से खाने की थाली फेंक देना, बिना वजह गालियां देना, और फिर उसे किसी गलत इंसान के हाथों सौंप देने की कोशिश। नहीं, अब वह और नहीं सोच पा रही थी। कना कुछ पल तक चुपचाप उसी तरह उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में जैसे सैकड़ों अनकहे दर्द ठहर गए थे। उसे यूं खोया हुआ देखकर जयंत बाबू ने हल्के स्वर में पुकारा, कना। आवाज सुनते ही कना चौंक गई, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो। हाँ हाँ अंकल, आप कुछ कह रहे थे? जयंत बाबू ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। मैंने पूछा था तुम्हारे पापा नहीं है क्या? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
कन्ना ने जबरदस्ती होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा मत कहिए, अच्छा नहीं लगता। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरे पापा हैं लेकिन मैं ही उनके काबिल बेटी नहीं बन पाई, इसलिए उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई, मगर इस बार उसने उसे छुपा लिया। हल्के से नजरें झुकाकर वह बोली, आपको पता है आज फादर्स डे है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे इस दिन का उसके जीवन में कोई मतलब ही ना हो। जैन बाबू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो पता है, लेकिन मेरे बच्चे शायद नहीं जानते। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर ही शायद विश कर देंगे। इतना कहकर वे हल्का सा मुस्कुरा दिए। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। आज के इस खास दिन की शुरुआत तुम्हारे जैसी एक प्यारी लड़की के साथ हुई। अब मैं बहुत अच्छा महसूस करते हुए घर लौटूंगा। कना कुछ कहने ही वाली थी, फिर अचानक रुक गई। एक मिनट अंकल, कहते हुए उसने अपने बैग की जिप खोली और कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा सा पैकेट निकाला और उसमें से एक फ्रेंडशिप बैंड बाहर निकाला। जैन बाबू की ओर बढ़ते हुए बोली, अंकल जरा अपना हाथ आगे कीजिए। जैन बाबू को समझ नहीं पाए, फिर भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कन्ना ने बड़े प्यार से उनके हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड बांधते हुए कहा, पापा बेटियों के लिए सबसे पहले हीरो होते हैं। आज मैं उसी हीरो के हाथ में दोस्ती का यह छोटा सा टैग बांध रही हूँ। यह हमेशा ऐसे ही सलामत रहे और आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जैन बाबू अपने हाथ की ओर देखते हुए हल्के भावुक स्वर में बोले, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। एक पिता का हाथ बिल्कुल खाली है। कन्ना ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और अपने सिर पर रख दिया। धीरे से बोली, पिता का हाथ कभी खाली नहीं होता अंकल, बस एक आशीर्वाद दे दीजिए। उस पल जैसे समय ठहर सा गया। उधर सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक गाड़ी के भीतर से एक जोड़ी आंखें चुपचाप इस पूरे दृश्य को देख रही थी। कन्ना का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जयंत बाबू की मुस्कुराती हुई तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी थी। सड़क के उस पार खड़ी कार के अंदर से एक जोड़ी आंखें लगातार जयंत बाबू और कन्ना पर टिकी हुई थी। कन्ना का चेहरा ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जयंत बाबू की मुस्कुराती हुई शक्ल कैमरे में साफ कैद हो गई। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी किसी लड़की के साथ? निशा के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। घर से तो कहकर निकले थे कि बस थोड़ी देर टहलने जा रहे हैं। ये लड़की कौन है, क्या हम इन्हें जानते हैं? वह हल्का सा झुककर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंधेरे और दूरी की वजह से कना का चेहरा साफ नहीं दिख पाया। तभी ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। निशा ने एक बार फिर बाहर की ओर देखा। जयंत बाबू अभी उसी जगह खड़े थे। फिर उसने अपने फोन में सेव की हुई तस्वीर पर नजर डाली। आंखों में उलझन और बेचैनी साफ झलक रही थी। उधर जयंत बाबू हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी आवाज में एक स्नेह था जो बिना किसी स्वार्थ के दिल से निकला हुआ लग रहा था। धीरे से उन्होंने कना के सिर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया। कना ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और जल्दी से बोली, अंकल अब मुझे जाना होगा, लाइब्रेरी जाना है, कुछ नोट्स तैयार करने हैं। उनके शब्दों में जल्दीबाजी थी, लेकिन सम्मान भी उतना ही था। और फिर बिना ज्यादा कुछ कहे वे अपने रास्ते की ओर बढ़ गई। हाँ हाँ, बातों बातों में काफी समय निकल गया। जैद बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुमने मुझे फादर्स डे की शुभकामनाएं दी और गिफ्ट भी दिया। अब मेरी बारी है। तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? कन्ना ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 3:30 बजे। क्यों, कोई काम है? जैन बाबू ने एक पल के लिए सोचते हुए कहा, नहीं कोई काम नहीं है, तुम जाओ क्लास में, मैं भी आता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गए। मन में एक हल्की सी अपनापन भरी गर्माहट छोड़कर, जैसे कोई अनकहा रिश्ता चुपचाप अपना आकार ले रहा हो। क्लासरूम में घुसते ही एना इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। पीछे की आखिरी बेंच पर कना बैठी थी, सिर झुकाए, कापी में कुछ लिखने में डूबी हुई। एना उसे देखते ही तेजी से उसी तरफ बढ़ी। कना के सामने पहुंचते ही उसने उसका कोनी पकड़ लिया और बेहद उत्साह से बोली, कना कना, आई एम वेरी हैप्पी। तू सुनेगी तो चौंक जाएगी। एना की अचानक इतनी ऊंची आवाज से कना चौंक गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा क्लास उनकी तरफ देख रहा था। कना ने भौहें चढ़ाकर एना की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ,
ऐसे गाय की तरह चिल्ला क्यों रही है? सब हमें घूर रहे हैं। ऐना ने एक बार पूरे क्लास की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, क्या करूं यार, मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। तू तो जानती है ना मुझे। कन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की है? बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया क्या? ऐना ने तुरंत मुंह बना लिया और बड़बड़ाई, बॉयफ्रेंड होता तो गिफ्ट भी होता। कन्ना ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे घूरा, क्या? अभी तो तू उछल रही थी, अब अपने आप से क्या बड़बड़ा रही है? हाँ दिखाती हूँ बेट, कहते हुए ऐना ने बैग से अपना फोन निकाला। उसने कुछ देर स्क्रीन पर स्क्रॉल किया और फिर उत्साह से कन्ना के सामने फोन बढ़ा दिया। ये देख, तेरे गाने के व्यूज 20,000 पार कर गए हैं। 100 से ज्यादा शेयर हैं और 2,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं। एक ही दिन में तेरा पहला वीडियो इतना लोगों तक पहुंच गया। समझ रही है तू? जस्ट अमेजिंग। कन्ना दोनों हाथों से अपने गाल पकड़कर हैरानी से फोन की स्क्रीन देखने लगी। फिर धीरे से ऐना के हाथ से फोन लेकर और ध्यान से देखने लगी। उसकी आवाज़ हल्की कांप गई। ये कैसे हो सकता है ऐना? मैंने तो बस अपने तरीके से गाया था। हर सुर में कितनी गलतियां थी, फिर भी ये कैसे संभव है? ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा, सब संभव है कन्ना। ऊपर जो बैठा है ना, जब उसका आशीर्वाद साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तेरे गाने में गलतियां थी, ये सच है, लेकिन तेरी कोशिश और बिना किसी ट्रेनिंग के इतना दिल से गाना लोगों को वही पसंद आया। मैं थोड़ा रुक कर आगे बोली, मैं आज एक पेज बना देती हूँ जहाँ रोज तेरे गाने अपलोड करूंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, तू समझ रही है ना? इससे तू और लोगों तक पहुंच पाएगी। देखते हैं इसे हम किसी काम में ला सकते हैं या नहीं। कन्ना के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। वह धीमे स्वर में बोली, लेकिन नैना इससे होगा क्या? मुझे तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं उस सपनों की दुनिया तक नहीं पहुंच पाऊंगी और ना ही इससे पेट चलेगा। बेहतर है कि मैं इसमें समय लगाने के बजाय 2 ट्यूशन और कर लूं, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। तुझे पता नहीं है कना, अब सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी दुनिया चल रही है। ऐना ने उत्साह से कहा, हम कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हैं। तू जो ऐसे ही गुनगुनाती रहते है ना, बस उन्हीं गानों को मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी। वह थोड़ा झुककर धीमे स्वर में आगे बोली, और सुन, अगर तुझे दिक्कत हो तो तू अपना चेहरा भी छुपा सकती है। ये वीडियो भी मैंने तेरे बिना बताए पीछे से कैमरा लेकर बनाया था। बाकी सारे वीडियो भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐना की आंखों में चमक थी। और सोच, अगर किस्मत साथ दे गई ना, तो यहीं से तेरा पूरा जीवन बदल सकता है। कौन जानता है, ये एक कदम तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। आज ये छोटा सा पल शायद कल तेरा पूरा भविष्य बना दे। वह थोड़ी विनती भरी आवाज में बोली, प्लीज करना, मना मत कर। दिन में बस 5-10 मिनट देना गाने की वीडियो के लिए, और अगर हो सके तो 1-2 बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कन्ना चुपचाप बेंच पर बैठी रही। उसने धीरे धीरे अपना दुपट्टा उंगलियों में उलझा लिया और धीमी आवाज में बोली, ऐना मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी आवाज कांप जाएगी। मैंने कभी किसी के सामने गाया ही नहीं है, ये सब मैं कैसे करूंगी? उसकी आंखों में एक डर था जो आवाज से भी पहले टूटकर बाहर आ रहा था। नहीं होगा मुझसे, सच में नहीं होगा, कन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा। तू ये सब प्लान छोड़ दे है ना, ये स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है कना, और ना ही कोई जज बैठा है जो तुझे नंबर देकर जज करेगा। ऐना ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, मैं जो तेरे सामने बैठकर वीडियो बना रही हूँ, इसे तू दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। तू बस ऐसा समझ कि तू अकेले अपने मन में गा रही है। वह एक पल रुकी, फिर लगभग गुहार लगाते हुए बोली, प्लीज कना, मैं खुद गा नहीं सकती, वरना मैं तुझसे कभी ये सब कहती ही नहीं। और अगर तू इस बार भी मना कर देगी ना, तो मैं तुझसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। ऐना की आवाज में अब गुस्सा भी था और चोट भी। जिसके लिए मैं इतना सोचती हूँ, वही सबसे ज्यादा नखरे दिखाती है। उसकी इस तीखी बात के बाद कन्ना चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजर नीची कर ली। घड़ी में दोपहर का 1 बज रहा था। जैन बाबू कमरे से बाहर निकले। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई है या नहीं। घर में सन्नाटा था। नम्रता अभी पूजा कक्ष में थी और काम वाली भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बस यही सही मौका है, उन्होंने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे दबे पांव भी रसोई की ओर बढ़े। एक कंटेनर निकाला और फ्रिज खोलकर उसमें भर भर कर खीर डाल दी। फिर जल्दी जल्दी वापस अपने कमरे की ओर भागे। कंटेनर को अपने बैग में रखते हुए उन्होंने राहत की सांस ली और बड़बड़ाए, चलो मिशन कंप्लीट। जैसे ही वे संतोष की सांस लेकर पीछे मुड़े, सामने नम्रता देवी खड़ी थी।
जयंत बाबू एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने पसीना पोंछते हुए सामान्य स्वर में पूछा, तुम तो पूजा कर रही थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? नम्रता देवी ने भौहें चढ़ाकर कहा, जिस तरह तुम पूरे घर में घूमते रहते हो, मैं भी वैसे ही आ गई। अजीब बात है, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने आकर कोई चोरी पकड़ ली हो। लेकिन आज सुबह से तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो क्या? जयंत बाबू ने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं नहीं, क्या ही छुपाऊंगा। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और खाना दे दो। वैसे भी आज पहले ही देर हो गई है। नम्रता देवी एक पल भर उन्हें गौर से देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। क्लास खत्म होने के बाद कना कॉलेज के बाहर निकल आई। ऐना की क्लास पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह पहले ही निकल गई थी। घर की ओर कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसे जयंत बाबू की बात याद आ गई। बिना कुछ सोचे वह धीरे धीरे चलती हुई दीघी के सामने जाकर बैठ गई। केवल एक ही दिन की मुलाकात में जयंत बाबू उसे बहुत अपने से लगने लगे थे। हालांकि पहली बार जब उसने उन्हें देखा था तो उनके चेहरे पर गंभीरता और व्यक्तित्व की एक अलग ही छाप थी। कपड़ों में भी एक अलग सी शालीनता और रुतबा झलकता था। लेकिन अब उनके पीछे एक नरम अच्छा इंसान भी है, यह कना को अब साफ समझ आने लगा था। फिर भी उसके मन में सवाल था, आज उन्होंने उसे यहाँ क्यों बुलाया था? कना की सोच अचानक एक भद्दी हंसी की आवाज से टूट गई। उसने चौंक कर पीछे देखा। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंखों में भय साफ उतर आया। जिस आदमी को उसने देखा, उसे देखते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कन्हा के मन में घबराहट दौड़ गई। सोचते सोचते उसकी तंद्रा फिर टूटी। वह लड़का धीरे धीरे उसके और करीब आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या कन्हा रानी, मुझे पहचान पाई या नहीं? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा वो डायलॉग मारने वाला एक्स बॉयफ्रेंड कहाँ है? शराब की तीखी गंध से कन्हा का पूरा शरीर जैसे असहज हो उठा। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस रात तुम्हें देखने के बाद से मेरा दिमाग ही घूम गया है, वह हंसते हुए बोला। शादी से पहले ही तुम्हें लेकर मैंने कितने सपने देख लिए थे, कितना पैसा कमाने के प्लान बना लिए थे, लेकिन उस लड़के ने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। उसकी पकड़ और कस गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर किस्मत खराब थी। इतने पास होते हुए भी तुम नहीं मिली, और अब इतने दिनों बाद मिली हो, तो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कन्ना डर से सिकुड़ गई। अभी पूरी तरह शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद इस तरफ लोगों की आवाजाही कम हो जाती थी। वहीं शाम ढलते ही प्रेमी प्रेमिकाओं की भीड़ लग जाती थी। घबराई हुई कन्ना कांपती आवाज में बोली, मतलब आप ये सब क्या कह रहे हैं? लड़का और करीब आ गया। उसकी आंखों में नशा और बदतमीजी साफ झलक रही थी। समझ नहीं आ रहा, वह हंसा। फिर अचानक उसकी नजर कना की खाली मांग पर चली गई। सुना था उस लड़के से शादी करके तुम निकल आई हो, फिर शंका सिंदूर कहाँ है? या बिना शादी के ही वो लड़का मजे ले रहा है? सिर्फ उसी को स्वाद दोगी या मुझे भी इस मधु का थोड़ा टेस्ट करने दोगी? वह और आगे झुका। यकीन मानो, तुम्हारे उस एक्स से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं हूँ। इतना सुनकर थप्पड़ एक तेज आवाज गूंजी। लड़का एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और कना की तरफ देखने लगा। कना दांत भींच कर बोली, मधु का स्वाद कितना मीठा हो सकता है, ये शायद तुम्हें अब अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का गाल मलते हुए धीरे से बोला, गलत कर दिया तुमने, ये गलती तुम्हें भारी पड़ेगी, बस देखती रहो। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, 1 मिनट के अंदर इसे मेरे सामने लाओ। कना अब थोड़ा डर गई थी। नहीं, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना कोई बड़ा खतरा सामने आ सकता है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई खास मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी पीछे से उस लड़के ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कन्ना ने पीछे मुड़कर तीखी नजर से उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, जाना कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? आपने तो बस अपने मधु का स्वाद समझा दिया, अब बाकी मैं समझ लूंगा। वह खुद को मैनाक बताता है। मैनाक अपने हिसाब से चीजें समझना पसंद करता है। इतना कहते ही एक और लड़का कहीं से बाइक लेकर उसके सामने आकर रुक गया। बाइक पर बैठा लड़का मैनाक से बोला, जल्दी चढ़ो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
उनकी बात सुनकर कन्ना चौंक गई। मैनाक ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। कन्ना पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैं कह रही हूँ, वह जोर से चिल्ला उठी। यहाँ कोई नहीं है तुझे बचाने के लिए। मैनाक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी बात बीच में ही टूट गई। अचानक एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। मैनाक सीधा जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग चौंक गए। कन्ना ने सिर उठाकर सामने देखा। जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके होंठों से अनायास ही निकल पड़ा, अंकल। मैनाक किसी तरह जमीन से उठकर खड़ा हुआ। अपना जबड़ा पकड़ते हुए बोला, ए तू कौन है रे? उफ, बुढ़ापे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? जबड़ा सुन पड़ गया है। जयंत बाबू ने बिना देर किए मैनाक की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उंगली उठाकर सख्त आवाज में बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ डालने की? जिस हाथ से तूने उसे छुआ है, अगर वो दोबारा उसकी इज्जत की तरफ उठा तो मैं उसे तोड़कर मरोड़ दूंगा। तू बुढ़ा ज्यादा या? मैनाक आगे बोल भी नहीं पाया। डर से उसका चेहरा सिकुड़ गया और वह चीख पड़ा। आह! जयंत बाबू ने उसका हाथ और कसकर पीछे मोड़ दिया और दांत भींच कर बोले, देश माता की रक्षा कभी इसी हाथ ने की थी। वही हाथ तेरे जैसे 10 जानवरों को गिरा सकता है। ये ताकत कर्नल जयंत बनर्जी की है। इतना कहकर उन्होंने मैनाक का हाथ छोड़ दिया। मैनाक लड़खड़ाते हुए बाइक की तरफ जा गिरा। बाइक पर बैठा लड़का घबराकर धीमी आवाज में बोला, मैनाक जल्दी उठ, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, हम फंस जाएंगे। इसी तरह जमीन से घिसटते हुए मैनाक उठकर खड़ा हुआ। उसके होंठों के कोने पर लगा खून उसने हाथ से पोंछा और दांत भींच कर बोला, कन्ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला लेकर रहूंगा, वरना मेरा नाम मैनाक नहीं। इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी को धमकी दे रहा है तू? जैन बाबू आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह उसे दोबारा पकड़ पाते, मैनाक जल्दी से बाइक पर चढ़ गया। पल भर में बाइक तेजी से वहां से निकल गई। उनके जाते हुए जैन बाबू ने गहरी नाराजगी से कहा, जानवरों की टोली है ये, इनके कारण कभी कभी अच्छे लोगों को भी अपमान सहना पड़ता है। फिर वे कन्ना की ओर मुड़े और उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? तूने जानती है क्या? अचानक कन्ना की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठ कांपने लगे, पलकें बार बार झपकने लगीं। आंसू गले के पास आकर अटक गए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही फंस गए हों। उसकी सांसें भारी हो गईं, गला सूख सा गया और नसें तनाव में उभर आईं। जैन बाबू ने धीरे से कन्ना की ठुड्डी पर हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोले, क्या हुआ तुम्हें? लगता है अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में हो। जबरदस्ती आंसू रोकने से दर्द और बढ़ जाता है। तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है, इतनी देर से जो आंसू उसने रोक रखे थे, वह अब खुद को रोक नहीं पाए। कना की आंखों के कोनों से भी धीरे धीरे बहने लगे। अब तक रोके हुए आंसू आखिरकार आंखों के किनारे से बह निकले। भीगी हुई आंखों से कन्ना ने जयंत बाबू की तरफ देखा और कांपती आवाज में धीरे से कहा, क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ? जयंत बाबू हल्का सा मुस्कुरा दिए। पगली लड़की, इसमें पूछने की क्या बात है? कन्ना ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, जहाँ अधिकार नहीं होता वहां इजाजत लेनी पड़ती है। जयंत बाबू की आंखों में एक गहराई उतर आई। कुछ जगहों पर अधिकार कोई देता नहीं है, उसे खुद लेना पड़ता है, उन्होंने नरम स्वर में कहा। उनकी बात पूरी होते ही कन्ना खुद को रोक नहीं पाई। वह झट से आगे बढ़कर उन्हें कसकर गले लगा लिया। सिर उनके सीने पर टिकाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। जयंत बाबू ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हल्के मजाक में कहा, अरे ऐसे कोई रोता है? तेरे आंसू से तो मेरी पंजाबी भीग जाएगी। और सुन, तुम कहकर बुलाएगी तो मैं सच में बूढ़ा लगने लगूंगा। इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता मैं, समझी? कन्ना ने थोड़ा सिर उठाकर आंखों में हल्की सी शरारत लिए कहा, लेकिन आप तो वैसे ही बूढ़े हैं। अब और क्या बूढ़े होंगे? जैन बाबू हैरानी से बोले, बूढ़ा? मैं देखा नहीं तूने इन हड्डियों के सामने कैसे हार कर भाग गए वो दोनों? जिस हाथ की ताकत से दो दो जवान लड़के डर जाएं, उसे कभी बूढ़ा नहीं कहा जाता। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, चल अब आंसू पोंछ, लड़कियों के चेहरे पर खिलखिलाती हंसी ज्यादा अच्छी लगती है। इतना कहकर उन्होंने खुद अपनी जेब से रुमाल निकालकर कन्ना की तरफ बढ़ा दिया। कन्ना ने धीरे से रुमाल लिया, अपना चेहरा पोंछा और नजर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, आपकी बातों में, आपकी इस पंजाबी में
एक अजीब सी बाबा वाली खुशबू है। एक पिता जो अपनी बेटी को रात के अंधेरे में कुछ पैसों के बदले एक शराबी लड़के के हाथों सौंप देना चाहता है, उसे शादी का नाम देकर। और एक आप जो सिर्फ 2 दिन की पहचान में ही एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसकी आवाज़ कांपने लगी। दोनों ही तो पिता हैं, फिर इतना फर्क क्यों? पिता नाम की उस छाया के नीचे मुझे कभी पनाह क्यों नहीं मिली? जैन बाबू कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी लेकिन बेहद स्नेह भरी आवाज में बोले, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए पिता अगर एक बरगद का पेड़ है तो वो अपनी जड़ों को चारों ओर फैलाकर जमीन से जीवन का सहारा जुटाता है। और एक पिता के लिए उसका असली सहारा होते हैं उसके बच्चे, जिनसे वो ताकत लेकर अपनी जिंदगी का बाकी सफर तय करता है। उन्होंने कन्ना की तरफ देखा, आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। आज से उस बच्चों की सूची में तू भी शामिल हो गई। फिर हल्के से सख्त लेकिन प्यार भरे अंदाज में बोले, और सुन, अंकल और आप ये दोनों शब्द अब मेरे सामने नहीं चलेंगे। आज से तू मुझे बाबा कहकर बुलाएगी, समझी? कनक कुछ पल तक जयंत बाबू की तरफ यूं ही अपलक देखती रह गई। इतने कम समय में उसे इतना कुछ मिल रहा था, क्या वह इसे संभाल पाएगी? कहीं अग्नि बाबू की तरह फिर सब कुछ खो तो नहीं देगी? उसके मन में एक डर, एक संकोच बार बार सिर उठा रहा था। मेरी बदकिस्मत तकदीर क्या इतना सब सह पाएगी? उसकी सोच को तोड़ते हुए जैन बाबू हंसकर बोले, क्या हुआ? बाबा के रूप में मैं पसंद नहीं आया क्या? पसंद आए या ना आए, मुझे तो तू अपनी बेटी के रूप में बहुत पसंद आ गई है, इसलिए मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कना की आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऊपर वाले ने दिया है तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगी, उसने धीरे से कहा। अरे जरा रुक, जयंत बाबू अचानक बोले, मैं एक चीज लाया था वही देना भूल गया, उन बदमाशों के चक्कर में याद ही नहीं रहा। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। कना चुपचाप खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। सच में कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिस इंसान से 2 दिन पहले तक कोई पहचान नहीं थी, वही कुछ घंटों में इतना अपना हो जाएगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही देर में जयंत बाबू वापस लौटे। उनके हाथ में एक छोटा सा कैरी बैग था। वह कन्ना के सामने आकर बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, ये घर लेकर जाना। कन्ना ने बैग हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ अंदर कुछ है, शायद कोई कंटेनर। उसने उत्सुक नजरों से जयंत बाबू की तरफ देखा और धीरे से पूछा, इसमें क्या है? जयंत बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, इतनी खूबसूरत सुबह और इतनी प्यारी सी लड़की मुझे तोहफे में मिली है, तो मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए एक मीठा सा गिफ्ट है। घर जाकर देखना, पसंद आएगा। मुझे पता है। कर्णा ने बैग को थोड़ा संभालते हुए पूछा, लेकिन ये कंटेनर मैं आपको वापस कैसे दूंगी? जयंत बाबू हंस पड़े, क्यों? कल कॉलेज के सामने दे देना, मैं आ जाऊंगा। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बस यूं ही बीत रही है, तेरे बहाने थोड़ा वक्त अच्छा कट जाएगा। कन्ना कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। नाम चमक रहा था, पाजी लड़का। जयंत बाबू ने बहुमत से कोड़कर फोन की तरफ देखा और पूछा, ये पाजी लड़का कौन है? कन्ना ने हल्की सी जीभ काटते हुए कहा, मेरा पति। जयंत बाबू एकदम चौंक गए। तेरी शादी हो गई? लेकिन देखकर तो लगता नहीं। यह फोन ना आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी शादीशुदा है। चल पहले बात कर ले, नहीं तो कॉल कट जाएगा। कन्ना हाँ कहते हुए फोन उठाने ही वाली थी कि कॉल कट गया। वैसे भी अग्नि के ऊपर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह खुद भी इस कॉल से बचना चाहती थी, लेकिन जयंत बाबू के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। कॉल कट जाना जैसे उसके लिए राहत बन गया। उसने फोन को साइलेंट करके वापस बैग में रख दिया और मन ही मन बड़बड़ाई, पड़े रहो वहीं, जितना भी रिंग करके रो लो, इस कना का गुस्सा अभी कम नहीं होने वाला। हाँ कहते हुए उसने हल्के से अपनी उंगली नाक के नीचे फेर ली। इसी बीच जयंत बाबू ने चुपके से अपने फोन से कना की कुछ तस्वीरें खींच ली। मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, गिन्नी को दिखाना पड़ेगा, हमारी नई बेटी को। कना थके कदमों से फ्लैट के सामने आकर रुक गई। दरवाजा हल्का सा खुला देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि अग्नि अभी घर पर ही है। धीरे से दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही अग्नि सोफे से उठकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले। तिरछी नजर से कन्ना की तरफ देखते हुए वह सख्त लहजे में बोला, इतनी देर कहाँ थी तुम?
तुम्हारी क्लास तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। अग्नि की कठोर आवाज सुनकर कनक के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। दिल में हल्की सी घबराहट दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मैं क्यों डरूं? मैंने ऐसा क्या किया है? मन ही मन खुद को समझाते हुए उसने अपने कंधे का बैग ठीक किया और शांत स्वर में बोली, मुझे कुछ काम था। अग्नि ने बहुएं से कोड़ते हुए पूछा, कौन सा काम? कना ने बिना नजर झुकाए उसकी आंखों में देखते हुए साफ लहजे में कहा, मैं आपको कोई सफाई देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि अग्नि ने झटके से उसका हाथ कोहनी के पास से पकड़ लिया। एक ही खींच में उसे अपने सामने ले आया। दांत भींचकर दबे गुस्से में वह बोला, 3:30 बजे से अब 5:30 बज रहे हैं। मैं तुम्हें कितनी बार फोन कर रहा था, एक बार भी जवाब नहीं दिया तुमने। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे छिपी बेचैनी भी साफ महसूस हो रही थी। पर तुम समझोगी कैसे? वह कड़वाहट से हंस पड़ा। मैं भी ना बेवकूफ हूँ जो तुमसे यह सब कह रहा हूँ। तुम्हें तो बस अपने उस प्रेमी का हाथ पकड़कर बातें करने से ही फुर्सत नहीं है। वह और करीब झुककर बोला, जिस दिन मैं तुम्हारी चिंता करने के लिए नहीं रहूंगा, उस दिन समझ आएगा। कन्ना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज आवाज में बोली, आप मुझे घर के डाइनिंग टेबल पर इंतजार करवाकर खुद रेस्टोरेंट में अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर खा सकते हैं, और अगर मैं कुछ कर लूं तो गलती मेरी हो जाती है। अग्नि की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, हाँ किया है मैंने। अपनी प्रेमिका के साथ घूमता हूँ और आगे भी घूमूंगा। आज भी जा रहा हूँ, बाहर खाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जोर से खोलकर एक तेज आवाज के साथ बाहर निकल गया। पीछे रह गई बस एक भारी खामोशी और कन्ना जो वहीं खड़ी रह गई, अपने भीतर उठते तूफान को समेटे हुए। नम्रता देवी और जयंत बाबू हाथ में चाय के कप लिए आपस में बातें कर रहे थे। माहौल हल्का और सुकून भरा था। अचानक जयंत बाबू की नजर सीढ़ियों की तरफ गई। अग्नि तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जयंत बाबू ने तुरंत आवाज लगाई, अग्नि। अग्नि के कदम वहीं थम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्के रूखे स्वर में बोला, कुछ कहना है? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी, जयंत बाबू ने शांत आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर अग्नि धीरे धीरे नीचे उतर आया। जयंत बाबू ने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। अग्नि आकर सोफे पर बैठ गया। जयंत बाबू ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, चेहरा इतना तना हुआ क्यों है? अग्नि जैसे ही सोफे पर आकर बैठा, जयंत बाबू ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे स्वभाव और पेशे की वजह से हार मानना मुझे कभी पसंद नहीं था। जिंदगी में कभी किसी के आगे झुका नहीं, लेकिन इस बार वो थोड़ी देर के लिए रुके, जैसे शब्दों को महसूस कर रहे हो। इस बार मैं अपने ही बच्चे के आगे हार गया। और पता है, पहली बार समझ में आया कि हर हार बुरी नहीं होती। कभी कभी हारने में भी एक अजीब सी खुशी छुपी होती है, एक सुकून, एक संतोष। उसने गहरी सांस ली। आज मेरा मन उसी सुकून से भरा हुआ है। जयंत बाबू की बातें सुनकर अग्नि और नम्रता देवी दोनों ही चौंक गए। अग्नि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, जैसे ये वही इंसान नहीं हो सकता जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था। नम्रता देवी चुपचाप जयंत बाबू को देखती रहीं। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अचानक ऐसा क्या हो गया? इतने सख्त, इतने अभिमानी इंसान आज खुद अपनी हार की कहानी सुना रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, यही तो वो आदमी है जो बच्चों के सामने कभी किसी छोटी सी बात पर भी झुकना पसंद नहीं करता था, और आज इतना बदल गया। समय के साथ जैसे उसमें एक नया बदलाव आ रहा था। शायद रिटायरमेंट ने उन्हें खुद से मिलवाया था। नम्रता देवी के मन में हल्की सी राहत भी आई। अच्छा है, शायद अब ये शक्ति की दीवार टूटेगी और बच्चों के साथ इनका रिश्ता और गहरा होगा। सोचते सोचते उनके सीने से एक लंबी सांस निकल गई, जिसमें बरसों का दबा हुआ बोझ भी था और एक नई उम्मीद की हल्की सी आहट भी। अग्नि ने बहुएं सिकोड़कर जयंत बाबू की ओर देखा और हल्की हैरानी के साथ बोला, अचानक ऐसे क्यों कह रहे हो बाबा? क्या हुआ है? मेरा तो अभी कोई म्यूजिक एल्बम भी रिलीज नहीं हुआ, क्या आप इतनी बड़ी तारीफ करने लगे? जयंत बाबू ने मुस्कुराते उसके कंधे पर हाथ रखा। समय आने पर सब समझ जाएगा। फिर नम्रता देवी की ओर देखकर बोले, नम्रता, जरा कड़क कॉफी बना दो
बाप बेटा बैठकर साथ में पीते हैं। नम्रता देवी ने घड़ी की ओर देखा और हल्की चिंता के साथ बोली, अभी तो डिनर का समय हो गया है। अब कॉफी पियोगे तो खाना कब खाओगे? अग्नि ने बीच में ही हंसते हुए कहा, माँ आप कॉफी ही दे दो। आज समीर का बर्थडे है, उसने रात के डिनर के लिए बुलाया है। नहीं गया तो नाराज हो जाएगा। ठीक है, अभी लाती हूँ, कहकर नम्रता देवी रसोई की ओर चली गई। इधर पिता पुत्र बातचीत में खो गए। बीच बीच में हंसी की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जो इस घर में अब कम ही सुनाई देती थी। बरामदे में खड़ी निशा काफी देर से ये सब देख रही थी। उसकी नजरें बार बार जयंत बाबू पर टिकी जा रही थी। घर में झूठ बोलकर झील के किनारे किसी लड़की से मिलने और अब घर पर भी इतना खुशमिजाज रहना, उसने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों बाद उस गुस्सैल गंभीर इंसान के पीछे छिपा कोई और ही रूप सामने आ रहा है। लेकिन ये बदलाव आखिर क्यों? उसकी आंखों में शक गहराने लगा। कहीं इस सबके पीछे उस झील वाली लड़की का हाथ तो नहीं? माँ को बताऊं? फिर उसने खुद ही सिर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और देखती हूँ, पक्के सबूत के साथ ही कुछ कहूंगी। सोचते सोचते वह अपने नाखून दांतों से काटने लगी। उसकी आदत थी कि जब वह गहरे विचारों में डूब जाती, तभी उसके कमरे से फोन की घंटी की आवाज उठी। वह चौंक कर तुरंत अंदर गई और फोन उठा लिया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया। तेरसा, निशा ने हल्की झुंझलाहट के साथ सोचा। उफ, ये दुनिया की सबसे नकचढ़ी लड़की फिर फोन कर दिया। पता नहीं क्यों उसने एक पल को सोचा उठाऊं ही ना, लेकिन फिर आखिरकार कॉल रिसीव कर ही लिया। हेलो, वह बोल पाती उससे पहले उधर से तेज आवाज आई। अरे निशा, सुन ना, तेरे भाई के उस असिस्टेंट समीर का नंबर देना। निशा ने आंखें घुमाई। उधर से आवाज फिर आई, क्या हैंडसम लड़का है यार, और पर्सनालिटी, ओह, एकदम इम्प्रेसिव। मैं तो उस कॉन्सर्ट में उसे देखते ही फिदा हो गई। वह बिना रुके बोलती जा रही थी। प्लीज दोस्त, नंबर दे देना, तेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। कितने दिनों से बोल रही हूँ, इस बार तो दे दे प्लीज। निशा फोन कान से लगाए खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब चिढ़ और हल्की मुस्कान का अजीब सा मिश्रण था, जैसे वह सोच रही हो, ये लड़की बिना, अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर निशा ने बिना एक पल गवाए कॉल कट कर दिया और फोन को झुंझलाहट में बिस्तर पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी, तेज कदमों से, जैसे हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा हो। हैंडसम लड़का, हाँ, जैसे कोई हीरो हो, वह बड़बड़ाई। इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, उफ कुछ भी। उसने होंठ भींच लिए। सीधा सा एकदम बकरा है, और इसे लोग पता नहीं क्या समझते हैं। गुस्से में वह लगातार समीर को कोसती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। जैसे उस गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं एक अनजानी सी बेचैनी भी छिपी हो। दरवाजे के पास कना लगातार चक्कर काट रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे उसकी बेचैनी का मजाक उड़ा रही थी। रात के 10 बजने को थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसने होंठ भींच लिए। आज मेरा व्यवहार थोड़ा ज्यादा ही रूखा हो गया था, वह खुद से ही बुदबुदाई। उसे टक्कर देने के चक्कर में मैं भी दिन ब दिन कैसी होती जा रही हूँ। एक पल के लिए उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। मेरे लिए उसे चिंता होगी, ये तो स्वाभाविक है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। और फिर अचानक उसके मन में एक और ख्याल कौंधा। कहीं वो मुझसे नाराज होकर उससे मिलने तो नहीं चला गया। उसका दिल हल्का सा सिमट गया। जाना तो स्वाभाविक ही है, इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं ही उसे उस लड़की की तरफ धकेल रही हूँ। नहीं नहीं, वह अचानक से हिलाकर खुद को समझाने लगी। कल से मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी, एकदम शांत, सभ्य, अच्छी बहू की तरह रहूंगी। कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद उभर आई। इतना प्यार दूंगी उसे कि वो उस चुड़ैल को भूल ही जाएगा। प्यार शब्द उसके होठों पर आते ही ठहर गया। वह खुद ही चौंक गई। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? उसने झटके से खुद को संभाला। उसे जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है रहे, मुझे क्या, मैं तो उसे प्यार ही नहीं करती। उसने जैसे खुद को डांट दिया। बस कना, इतना मत सोच। फिर हल्की झुंझलाहट के साथ बड़बड़ाई, मैं यहाँ भूखी बैठी सोचती रहूं और वो वहां किसी के हाथों अमृत पीता रहे? नहीं, अब और नहीं। उसने गहरी सांस ली। अब कुछ खा लेना चाहिए। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। जैद बाबू का दिया हुआ वो कंटेनर, जो उसने आते ही फ्रिज में रख दिया था। देखने का भी वक्त नहीं मिला था। वह जल्दी से फ्रिज के पास गई, दरवाजा खोला और कंटेनर बाहर निकाल लिया। हल्की उत्सुकता के साथ उसने ढक्कन खोला
और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चेहरा बिल्कुल स्तब्ध रह गया। खीर? कना की आंखें चमक उठी। बाबा ने खीर दी? उसके होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। वह बिना एक पल गंवाए जल्दी से चम्मच ले आई। उस समय उसने चम्मच भरी, बस मुंह तक ले जाने ही वाली थी कि अचानक बिट्टू का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया। उसका हाथ वहीं ठहर गया। एक पल में जैसे सारी खुशी थम गई। वह और एक और भी नहीं खा पाई। धीरे से चम्मच नीचे रख दी, कंटेनर का ढक्कन बंद किया और वापस फ्रिज में रख दिया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नमी उतर आई। घर में खीर सिर्फ भाई के जन्मदिन पर बनती थी, लेकिन इतनी सारी दूध, काजू, किशमिश वाली नहीं। वह हल्का सा मुस्कुरा दी, एक दर्द भरी मुस्कान। आखिरी हिस्से को लेकर हम दोनों में कितनी लड़ाई होती थी, याद आते ही उसका दिल कसकर भर आया। क्या बिट्टू मुझे मिस करता होगा? माँ को मेरी याद आती होगी? उसकी सांस भारी हो गई। उस रात मैं घर छोड़कर चली आई, एक ही शहर में होते हुए भी माँ ने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। कॉलेज का पता तो माँ को था, फिर भी। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। मन में जमा हुआ दर्द अब फिर से सिर उठाने लगा था। कमरे की खामोशी में उसका अकेलापन और गहरा हो गया, और उसका दिल एक अनकहे दुख से भरता चला गया। निशा, आजा, खाना खा ले। नम्रता देवी की आवाज सुनते ही निशा अपने कमरे से नीचे उतर आई। डाइनिंग टेबल पर अग्नि और जयंत बाबू बैठे आपस में बातें कर रहे थे। नम्रता देवी रसोई और टेबल के बीच आना जाना कर रही थी, डिनर सर्व करने में व्यस्त। निशा कुर्सी खींचकर बैठने ही जा रही थी कि तभी कॉलिंग बेल बज उठी। अग्नि उठने ही वाला था, लेकिन नम्रता देवी ने उसे रोक दिया। तू बैठ निशा, तू अभी बैठी भी नहीं है, जरा दरवाजा खोल दे। निशा ने झुंझलाकर मुंह बनाया। उफ! बड़बड़ाती हुई वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। इतनी रात को कौन आ गया, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन सबके रिएक्शन देखकर तो लग रहा है जैसे इसी का इंतजार था। वह बड़बड़ाती रही, पता नहीं कौन कौन आ जाता है। दरवाजे का लॉक खोलकर जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, सामने खड़े शख्स को देखते ही वह एकदम से ठिठक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और चेहरा बिल्कुल स्तब्ध रह गया।